हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल वाज बाय सजेस्टेड बाय द पाली in 1925. Wolfgang Pauli in 1925 suggested this principle. Okay, so हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन की थी स्पेस क्वांटाइजेशन के हवाले से, बोर्स एटॉमिक मॉडल पर बात हमने की थी, क्वांटम नंबर्स पर हमने बातें की थी। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ इसको कहा जाता है पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये हमें बताता है एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। बोर एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है, मगर ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कंपोजिशन ऑफ मैटर, के मैटर की क्या क्या कंपोजिशन हो सकती है। यू नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एच एनीवेयर एनी प्लेस। वो किसी भी जगह पर वो मूव कर सकता है। बोर ने तो ये बताया था कि इस जगह पर मूव करेगा, जिस जगह पर इसका वैल्यू ये होगा एन एच का। इट मींस दैट वाज क्वांटाइज्ड वैल्यू। ओके, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स, अकॉर्डिंग टू azimuthal quantum number which was the correction in the Bohr's atomic model, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर रिवॉल्व कर सकता है where angular momentum will become equal to that one। ये इस तरह से मूव कर सकता है जिस जगह पर इसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा। ओके, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर मूव कर सकता है, एक ये बात। और हम अगर दूसरी साइड पर देखेंगे हमें उसका स्पेक्ट्रम ये भी बताता है कि देयर एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। उनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं? क्वांटाइज्ड हैं। जो लोअर एनर्जी लेवल होगी वो स्टेबल होगी, जो हायर एनर्जी लेवल होगी वो अनस्टेबल होगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हमें जो कंडीशन चाहिए, हमें जो सिचुएशन चाहिए वो स्टेबल हो। सब इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे कि हम स्टेबल कंडीशन में हो। किस तरह आप देखें, सपोज करें इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। हम इनको सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर, बट मैं यहाँ पर जनरल केस ले रहा हूं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ये क्या है इसका भाई? ये इसका न्यूक्लियस है। हमने ये चीज डिस्कस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तवज्जो। हमने ये चीज डिस्कस की कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि मैं स्टेबल कंडीशन में रहूं, मेरी जो पोजीशन हो, मेरी जो प्लेसमेंट हो वो हमेशा स्टेबल जगह पर हो। वेयर इज हाई स्टेबिलिटी एंड लो अनस्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी इज हाई वेयर शेल्स विल बी टू मच क्लोज टू द न्यूक्लियस। जितने शेल्स न्यूक्लियस के क्लोज होंगे उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, आपके बुक में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है कि आप यूरेनियम ले लें। इसके जो 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी तो चाहते होंगे कि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में आए। भाई देखिए, मैं इस बात को वन टाइम रिपीट कर लेता हूँ। हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं स्टेबल कंडीशन में हूँ। स्टेबल वो होता है जो ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज हो, उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, अनस्टेबिलिटी लो होगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन को गेन करूं। देन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स। तो हम डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को क्यों प्लेस करते हैं? इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। हम इस तरह करें जिस तरह हमने यूरेनियम एटम ले लिया है, ये यूरेनियम एटम है। ठीक है, यूरेनियम एटम में 92 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 92 प्रोटॉन्स है। हम चाहते हैं कि इसके 92 इलेक्ट्रॉन्स ही एक शेल में लेकर आए। 92 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में लेकर आए। ये शेल है, ये न्यूक्लियस है, लेट सपोज ये एक शेल है। हम चाहते हैं कि इसके 92 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में लेकर आए, इधर 1 2 3 4 इस तरह कि हम 92 इलेक्ट्रॉन्स इस एक शेल में लेकर आए। बट हम इसे करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा ना मैं ज्यादा स्टेबल कंडीशन में हूं। हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी गेन करूं।
स्टेबिलिटी उस केस में होती है जो न्यूक्लियस ज्यादा, जो शेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। तो ये शेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो जो यूरेनियम के 92 इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इसी में ऑक्यूपाई हो जाए ना, इसमें ऑक्यूपाई क्यों नहीं होते? व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंग टू 2n²? हम इनको 2n² के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होना चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन में हो, तो उनको तो इधर रखना चाहिए ना फर्स्ट शेल में। तो इस सवाल का जवाब दिया पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने। पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है हाँ, ये चीज तभी पॉसिबल थी कि आप सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में रख लेते। एक शेल का मतलब है जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी में रख लेते। मगर यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन क्या है, हमारे पास मुसीबत क्या है, डिफिकल्टी क्या है, जिसकी वजह से हम ये 92 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक शेल में नहीं रख रहे। उसका रीजन ये है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक शेल में, एक ऑर्बिट में 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एक ऑर्बिट में, एक शेल में 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक शेल में रखेंगे तो यहाँ पर कैसे इनका क्वांटम नंबर सेम मिलेगा? 4 क्वांटम नंबर्स। जब दो इलेक्ट्रॉन्स का एक क्वांटम नंबर सेम नहीं मिल सकता, 4 क्वांटम नंबर्स होते ना, वो सेम नहीं मिल रहे हैं किसी एक शेल के अंदर, तो हम 92 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स को किस तरह सिमेट्री में लेकर आएंगे? सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्लेस देम बिकॉज देयर क्वांटम नंबर्स will never become equal to each other। उनके क्वांटम नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, उनके क्वांटम नंबर्स डिफरेंट है। क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होने की वजह से हम इन सब को इधर नहीं प्लेस कर सकते। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। सपोज करें मैं आपको कहूँ एन हमारे पास क्या है, 2 है, तो एल क्या होगा? एल 0 होगा। एम एल क्या होगा? 0 होगा। सॉरी, n1 लेते हैं, n1 लेते हैं, तो एल हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। एम एल क्या आएगा? 0 आएगा। सर ये सारे सेम तो है? हाँ, दो ये सेम है, दो सेम है। हाँ, 3 भी सेम हो सकते हैं, बट देयर स्पिन विल नेवर बिकम सेम। उनकी जो स्पिन होती है वो स्पिन कभी भी सेम नहीं होती, वो हमेशा होती है +-1/2 होती है। हमने एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक बताया था, समझाया था, फ्रेंच गेरलेच एक्सपेरिमेंट। फ्रेंच ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि हमेशा जो स्पिन होती है, यहाँ स्पिन अप हो सकती है, यहाँ स्पिन डाउन हो सकती है, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, यहाँ क्लॉकवाइज हो सकती है। तो उस केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऑर्बिट में लाई नहीं कर सकते। इसका एक ये व्यू है। और इसका दूसरा इमेज ये है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स दो आएंगे इधर, तो इनमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो एक ही शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स किसी लार्ज डिस्टेंस पर मूव करते हैं, किसी वो डिस्टेंस पर मूव है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मूव करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करें, ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ मूव करे। नहीं, इसके साथ नहीं मूव करेगा, क्योंकि मैंने आपको यार बताया पहले ही कि एक तो इनका क्वांटम नंबर डिफरेंट है, दूसरी इनकी स्पिन डिफरेंट है। एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दूसरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। जब इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो वो किसी डिस्टेंस पर ही मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव नहीं कर सकते। ओके, और ये बात भी आपको समझ में आ गई कि व्हाई ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इन अ स्टेबल स्टेट। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम के पास 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी स्टेबल स्टेट में क्यों नहीं है? एक ही शेल में आ जाएं। और किसी इलेक्ट्रॉन की ये चाहत होती है, ये ख्वाहिश होती है कि हम स्टेबल स्टेट में रहें। क्यों हम इधर 2, 8, 16 इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं? क्यों इस तरह इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अगर 92 इलेक्ट्रॉन्स है, 92 इलेक्ट्रॉन्स को हम उनके स्टेबल शेल में रख लें, जो न्यूक्लियस के क्लोज शेल उसमें रख लें, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की ये ख्वाहिश होती है कि मैं स्टेबल स्टेट में रहूं। तो आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को, 92 इलेक्ट्रॉन्स को इसके जो शेल न्यूक्लियस के क्लोज है उसमें क्यों नहीं रख लेते?
तो मैंने ये बताया, ये इसलिए हम नहीं रखते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिट के अंदर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम होंगे तो उनका एक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, एक अप होगा तो एक डाउन होगा। सो दैट्स व्हाई दैट we cannot arrange all these electrons in a one shell। एक शेल में तभी हम अरेंज नहीं कर सकते। एक मैंने आपको बताया क्वांटम नंबर के हवाले से, एक मैंने आपको बताया इसका क्लासिकल व्यू क्या कहता है। ठीक है, ये हमें बातें थी, ये क्लियर हो गया। ओके, तो हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम बोरॉन लेते हैं, हम लेते हैं बोरॉन। हाँ, ये इसका ये भी मतलब नहीं है इस चीज का कि सर जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, तो क्वांटाइज्ड एनर्जीज होने की वजह से लाई करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वन में आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि सारे क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में आ जाए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो लेट सपोज करें मैं लेता हूं बोरॉन, ये बोरॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर है, दो इधर है, एक इधर। आपको पता है बोरॉन के हवाले से कि बोरॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ओके, तो इसके जो एनर्जी स्टेट्स होंगे वो इस तरह होंगे। ओके, मगर ये पी ऑर्बिटल है, इनके 6 पॉसिबिलिटीज हैं। एक होता है पी एक्स, इसके स्पिन की 6 पॉसिबिलिटीज हैं स्पिन की, क्योंकि इसके सब ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड भी होता है। लेट सपोज करें ये इस तरह हमने ले लिया, 2s लिया, और इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। चार और ये 2, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। सपोज करें इनको फिलअप कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। ओके, तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम किधर फिल करें? ये पी एक्स है, सपोज करें ये क्या है हमारे पास, पी एक्स है, ये हमारे पास पी वाई है, ये हमारे पास पी जेड है। ओके, तो अब हम इस एक इलेक्ट्रॉन को, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को किस में फिल करें? पी एक्स में करें, पी वाई में करें, पी जेड में करें? तो यहां पर जवाब दिया हर्ट्ज ड्यूल ने। हर्ट्ज ड्यूल आपने पढ़ा होगा। तो इस चीज का जो जवाब दिया, इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो जवाब दिया, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर जो जवाब दिया वो दिया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने बताया कि हमेशा आप कोशिश करेंगे जो लोअर एनर्जी स्टेट्स है उनको फिल करें, या हम इसको अदर वर्ड्स में इस तरह भी कह सकते हैं, जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप हमेशा उनको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट को फिलअप करने की कोशिश करेंगे, इसको फिल करेंगे। ठीक है, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पी एक्स पॉजिटिव, पी एक्स स्पिन अप, पी एक्स स्पिन डाउन, पी वाई स्पिन अप, पी वाई स्पिन डाउन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन हो सकती है, स्पिन अप हो सकती है और स्पिन डाउन हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन की, अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन की, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो होगा 1s2 2s2 2p2। ओके, जो पी है इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड।
ये जो पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ ये स्पिन की है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इसकी स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन, मतलब पी एक्स के पास दो स्पिन हो सकती हैं, एक हो सकती है +1/2, एक हो सकती है -1/2। सेम वैसे इनके पास भी इस तरह से ही हो सकता है। ओके, अब इनको देखिए इनकी फीलिंग किस तरह होती है। शॉर्ट शॉर्ट ऑर्बिट बना लेते हैं पी एक्स, ओके, इनके अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये तो सेम ही रहेंगे इस तरह, जिस तरह ये आपको मैंने बताया, ओके, ये सेम ही रहेंगे। आप ये रखें, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो किधर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बोरान की थी। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह, इसमें रखें या इनमें रखें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली जो हॉर्न्स्टील है वो प्रॉपर्ली वेल एक्सप्लेन हो सकता है। यहाँ पर हमने ये चीज एनालाइज की, जब हमारे पास बोरान का केस था जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इधर रखे, 2 इधर रखे, एक इधर रखा हमने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर सेटअप कर लिए। अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इधर है, 2 इधर है, एक इधर है, तो जो इलेक्ट्रॉन चुके इनके ये सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, ये सब शेल्स हैं, सब ऑर्बिट्स हैं। तो अब इनमें रखें या इनमें रखें, क्या करें। तो याद रखें हॉर्न्स्टील हमें यही चीज बताता है कि हमेशा हम जो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, हम वही फिलअप करेंगे जो अनपेयर्ड होंगे। ये एक है, आप जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा फिलिंग अप कर लेंगे आप, ठीक है। दोबारा फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको फिलअप कर सकते हैं। यही हमें बताता है हॉर्न्स्टील अकॉर्डिंग टू कार्बन। तो आप इसको फिलअप करेंगे अनपेयर्ड। अगर बात की जाए यहाँ पर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। तो उसमें यहाँ पर सेम होगी, बस क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर भी बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कार्बन थी और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, तो ये पार्ट शो करता है इतना बोरान को, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो करता है कार्बन 6 को, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो करता है नाइट्रोजन 7 को। ओके, इस तरह से हम इनकी फिलिंग अप कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिला कि एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट में, उनका 2 क्वांटम नंबर्स, जो उनके जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम कभी भी नहीं हो सकते। और हॉर्न्स्टील ने हमें ये चीज बताई कि हाउ टू फिल एनर्जी लेवल्स। तो इसने कहा, हॉर्न्स्टील ने बताया जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट आप इनको फिलअप करेंगे, जो लोअर एनर्जी स्टेट्स होंगे आप पहले उनको फिलअप करेंगे, देन आफ्टर अदर को देखेंगे। तो ये था एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1925 में डिस्कवर किया गया था। और इसी के बेस पर ही पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने बनाया था। इस हॉर्न्स्टील के मुताबिक, पॉलिस एक्सक्लूसिव के वर्क के मुताबिक, इनके वर्क के मुताबिक ही पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई थी। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इनके बेस पर बनाई थी मेंडलीव ने। ठीक है, ये बनाई थी आई थिंक 1871 में बनाई थी, आप फिर भी कंफर्म कर लेना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर सवाल होता है कि मेंडलीव, हमने कहा कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है इसी के मुताबिक है। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो 1871 में, ये 1925 में। 1 मिनट में एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कंफर्म करूं, जी हाँ, ये 1925 में, ये 1871 में। हाउ, एक्चुअली इसने क्या किया था, आप डेट को फिर भी वेरीफाई कर लेना। एक्चुअली मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की, सपोज करें उन्होंने ये टेबल एक बनाई, एक कंटेंट बनाया, उसने यहाँ पर एटम्स प्लेस कर लिए।
मगर सपोज करें ना, इसने इस जगह पर एटम प्लेस किया तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट की थी, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट की थी, फिर एटम्स को फिलअप कर लिया था उन्होंने, एलिमेंट्स को फिलअप कर लिया था, तो उन्होंने वहां पर गैप छोड़ी थी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। उन्होंने कहा जब भी ये डिस्कवर्ड होंगे हम इनको इधर इधर प्लेस करेंगे, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज लाई करेंगी। तो 20 ईयर्स के बाद जब डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, तो वहां पर भी यही चीज साबित हुई कि वाकई जो मेंडलीव ने बात की थी, ये जो गैप फिलअप नहीं हुआ था, गैप खाली था, तो उन्होंने कहा था इस गैप को जो फिलअप एलिमेंट्स करेंगे उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, जो प्रीवियस एलिमेंट्स है और जो आगे एलिमेंट्स है उनके सीरीज में पैरेलल लाई करेंगे। ये हमें बात बताई थी मेंडलीव ने। ओके, तो ये प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ से अगर कोई सवाल हो यू कैन आस्क।